Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 9th biology chapter number 2 solving a biological problem को हल करना। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस मुख्तसर सवालात को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस चैप्टर and also important about the examination point of view. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की तारीफ लिखें। इस क्वेश्चन के आंसर में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तारीफ लिखेंगे, जो कि आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर दी गई है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होती है। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द स्टेप्स दैट बायोलॉजिस्ट टेक्स इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट को कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है। तो इसका आंसर में स्टूडेंट्स आप इसके स्टेप्स लिखें कि एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको फॉलो कर रहा होता है। तो फर्स्ट वन हमारे पास होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को पहचानना कि प्रॉब्लम है क्या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन आता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस का बनाना मुशाहदात की बेस पर, फिर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे हम रिजल्ट्स को ड्रॉन करते हैं, समराइज करते हैं। देन लास्ट वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिपोर्ट द रिजल्ट। ये स्टेप्स आप इसके आंसर में लिखेंगे। थर्ड वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में आप क्या जानते हैं, इससे क्या मुराद है। इसके आंसर में आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इससे मुराद जानदारों से मुतालिक ऐसा सवाल है जो या तो किसी अदारे या बायोलॉजिस्ट से कोई बायोलॉजिस्ट से पूछा जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा या तो वो बायोलॉजिस्ट से पूछा जाएगा या उसके खुद ही माइंड में भी आ सकता है, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बिकॉज कि जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई होगी देन ही उसे सॉल्व किया जाएगा ना। तो इसके टू ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी बायोलॉजिस्ट से पूछी जा सकती है या वो बायोलॉजिस्ट खुद ही उसको अपने ऑब्जर्वेशंस की बेस पर सॉल्व करता है जब कोई भी क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो राइट्स इस टाइप्स। मुशाहदात के लिए क्या इस्तेमाल होता है और इसकी इकसाम में लिखे। किसी भी चीज़ का मुशाहदा करने के लिए स्टूडेंट्स हम अपनी दी गई सेंसेस जो हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उन सेंसेस में हमारे पास 5 सेंसेस आ जाती हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये वाली सेंसेस हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर हम ऑब्जर्वेशन की टाइप्स को देखें तो ये हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मिकदारी मुशाहदात और माहिती मुशाहदात। इसकी टाइप्स आप ये लिखेंगे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। माहिती और मिकदारी मुशाहदात का फ़र्क वाज़िया करें। इसमें आप डिफरेंस लिखेंगे मिकदारी और माहिती मुशाहदात में। अगर हम मकदारी मुशाहदात को देखें तो ये मुतगैर नहीं है और इनका इंदराज जो होता है वो हिस्सों में किया जाता है। और अगर हम बेस्ट देखें कि इन टू जो टाइप्स हैं इनमें से कौन सी बेस्ट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बेस्ट होती है, यानी कि इनको ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। अगर हम मिसाल के तौर पर इनको देखें तो अगर हमारे पास पानी का नुक्ता अंजुमान 0 डिग्री सेल्सियस है जबकि नुक्ता अबाल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स टू से दैट कि हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कोल्डर होता है दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
अगर हम मैती ऑब्जर्वेशंस को देखें तो ये मिकदार में मुतगैर होते हैं, जबकि मिकदारी जो थे वो मुतगैर नहीं होते, और इनका इंदराज हिस्सों में नहीं किया जाता। ये गैर वाज़िया होते हैं। जो क्वालिटेटिव होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, और इस तरह से ये इतनी प्रेफरेबल नहीं होती जितनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी है, बिकॉज कि उसमें हम किसी अमाउंट की मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में पाई जा रही है ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की तारीफ़ करें। तो स्टूडेंट्स आप इसके आंसर में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो कि आपकी बुक में भी दी गई है। Tentative explanation of observation is known as hypothesis. Means to say that कि बायोलॉजिस्ट अपने और दूसरों के मुशाहदात के दादोशुमार सामने रखकर ऐसा बयान बनाता है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल साबित हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। Number 7 question is write down the characteristics of a good hypothesis. एक अच्छे hypothesis की खसूसियात बयान करें। इसमें आप characteristics of a good hypothesis देखेंगे कि हमारे पास जो एक well and good mannered hypothesis होता है उसमें कौन सी characteristics पाई जाती हैं। A good characteristics hypothesis that it should be a general statement, it should be a tentative idea, it should be agree with the available observations, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable। जो हमारे पास गुड हाइपोथेसिस होता है, एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है, वो एक अमूमी बयान होता है और एक तहकीकी तलब बयान होता है कि एक हकीकत से वाजिया उसके जो है वो बयानात होते हैं, और ये एक हकीकी तलब बयान होता है। इसे दस्तयाब मुशाहदात से मुत्तफ़िक होना चाहिए और ये आजमाए और जांचे जाने का काबिल हो, और इसे जुटलाए जाने के भी अमकानात मौजूद हो कि वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिडक्शन। डिडक्शन की तारीफ़ करें। इसमें आप डिडक्शन की तारीफ़ करेंगे स्टूडेंट्स कि हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज को हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शंस आर द लॉजिकल consequences ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें स्टूडेंट्स हम इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द इफ़ और देन लॉजिक। Then next one question is why the scientists perform experiment। जो साइंसदान हैं वो क्यों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, क्यों साइंसदान तजुर्बात करते हैं। तो इसके आंसर में आप स्टूडेंट्स ये लिखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर जो है तजुर्बात किए बगैर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम इस तरह से लेंगे कि हाइपोथेसिस को देखने के लिए कि वो दुरुस्त है हमारे पास या दुरुस्त नहीं है। किसी भी साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने कोई हाइपोथेसिस स्टेट किया है तो उसको देखने के लिए कि ये सही है या गलत है तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं देन रिजल्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हाउ द बायोलॉजिस्ट समराइज द रिजल्ट। बायोलॉजिस्ट नताइज का खुलासा कैसे करते हैं। इसके आंसर में स्टूडेंट आप ये लिखेंगे कि बायोलॉजिस्ट नताइज का खुलासा इस तरह से करते हैं कि तजर्बात से हासिल होने वाले हकीकी और मिकदारी डाटा को बायोलॉजिस्ट इकट्ठा करते हैं, देन उनकी औसत निकालते हैं और शुमारियाती मुआवजा करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स, ताकि उससे नताइज हासिल कर सकें। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्ट हैं वो अपने नताइज का खुलासा करते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाई द बायोलॉजिस्ट रिपोर्ट द रिजल्ट्स एंड हाउ। बायोलॉजिस्ट नताइज की रिपोर्ट कैसे और क्यों करते हैं। बायोलॉजिस्ट अपने नताइज की रिपोर्ट स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं ताकि किसी अदर जो प्रॉब्लम है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है बायोलॉजिस्ट के
लिए, तो वो इस प्रॉब्लम को या उससे रेलिवेंट सॉल्व प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। और किस तरह से रिपोर्ट करते हैं? साइंटिफिक जर्नल के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, टॉक्स इन द इंटरनेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स। इसके अलावा सेमिनार्स के जरिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स में अपने जो फाइंडिंग्स हैं उनको पब्लिश करवा सकते हैं, ताकि ये हर चीज़ जो है वो एक पब्लिक बेस पर जानी जाए, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं और सबको पता हो कि वर्ल्डली एक्नॉलेजमेंट हो किसी चीज़ के बारे में। और पब्लिश जब होगी तो ज़्यादा लोग इस उस चीज़ को जानते हैं। इसलिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अपनी प्रॉब्लम को, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, और किस तरह से करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। इसके आंसर में आप रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स वाले ऑप्शन में जो आपकी बुक में दिया गया है वो आप लिखेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द रीजंस ऑफ नेमिंग एंड फॉर मलेरिया। मलेरिया के नाम रखने की वजह बताएं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप ये लिखेंगे कि माला मीन्स गंदगी और एरा का मतलब होता है हवा। ये टू वर्ड्स इटालियन वर्ड से लतीनी ज़ुबान से माखूज हुआ है, जिसका मतलब है गंदी हवा। तो इसके रीज़न ऑफ नेमिंग में आप स्टूडेंट्स ये लिखेंगे बैड एयर। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द प्लाज्मोडियम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके आंसर में स्टूडेंट्स आप स्टडी ऑफ द मलेरिया, इसमें दिया गया आंसर जो कि बताया गया था 1878 में फ्रांस आर्मी के एक डॉक्टर लियोरेन ने मलेरिया के मरीज़ से खून लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, मुशाहदात किए। उसकी बिना पर उसने देखा कि जब उसने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशंस की तो वहाँ उसने ज़िंदा जानवरों को देखा, तो उस चीज़ को उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।